नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है संकल्प एकेडमी के इस यूट्यूब चैनल पे। तो गाइज यहाँ पे मैं आप लोगों के लिए एक महत्वपूर्ण क्लास लेकर आया हुआ हूँ जिसकी इंतजार में आप लोग थे और ये क्लासेस हम जो है स्टार्ट करने जा रहे हैं जो आपके अगली आगामी परीक्षा में काफी महत्वपूर्ण साबित होगा। तो दोस्तों, इसके बारे में हम बात करने के पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि हमारी जो क्लासेस है ऑलरेडी यहाँ पर हम सभी प्रकार के गवर्नमेंट जॉब्स की प्रिपरेशन कराते हैं। यदि आप ऑनलाइन ऑफलाइन किसी भी माध्यम में आप संकल्प एकेडमी के साथ जुड़ना चाहें तो डेफिनेटली आप यहाँ पर जुड़ सकते हैं। बहरहाल बात करें दोस्तों यहाँ पे, तो मेरा नाम है हरीश कुमार और एज ए एजुकेटर मैं आप लोगों से जुड़ा हुआ हूँ और आपके लिए नई नई क्लास लेकर आता रहता हूँ। रही बात हमारे ऐप की, तो संकल्प एकेडमी का ऐप आपको फटाफट डाउनलोड कर लेना है। संकल्प एकेडमी का ऐप आप गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। इसके अलावा यदि आप देखें तो यहाँ पर हमारे ऐप में स्टोर पर सारी क्लासेस अपलोड की जा चुकी हैं। इसके अलावा बहुत सारे अलग अलग कोर्सेस लॉन्च भी की जा चुकी है। अगर आप चाहें तो लाइव क्लास के साथ साथ रिकॉर्डेड क्लासेस भी जो है यहाँ पर अवेलेबल रहते हैं। तो किसी भी प्रकार की कोई भी ऑनलाइन क्लासेस के साथ जुड़ना चाहते हैं तो ये ऐप आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। बात करें दोस्तों यहाँ पे, तो अपेक्स बैंक जो सहकारिता विभाग द्वारा जो रिक्रूटमेंट आया है इसके लिए हम लोगों ने ऑलरेडी एक टेस्ट सीरीज लॉन्च कर रखी है। यदि आपको जरूरत हो और ऐसा लगे कि मुझे काफी अच्छे से और तैयारी करनी है, इस टेस्ट सीरीज की आवश्यकता हो, तो डेफिनेटली इस टेस्ट सीरीज को आप परचेज कर सकते हैं हमारे मोबाइल एप्लीकेशन के माध्यम से। इसके अलावा मैं बात करूं तो आपको सहायक शिक्षक किसी भी प्रकार का रिक्रूटमेंट जो खासतौर पर शिक्षक पद के तौर पे आता है, जिसमें वर्ग 2 और वर्ग 3 की तैयारी करना चाहते हैं या फिर वर्ग 2 या वर्ग 1 की अलग अलग प्रिपरेशन करना चाहते हैं, तो इसके भी कोर्सेज आपको अवेलेबल है। आप हमारे ऐप पे इस कोर्सेज को देख सकते हैं और परचेज कर सकते हैं। साथ में वो अभ्यर्थी मित्र जो सीजीटीटी या सीजीटीटी पेपर 1 या पेपर 2 किसी भी एग्जाम को, खासतौर पर जो शिक्षक पात्रता परीक्षा की तैयारी होती है उसके माध्यम से अगर तैयारी करना चाहें तो सीजीटीटी पेपर 1 और पेपर 2 के लिए हमारे यहाँ ऑनलाइन क्लासेस अवेलेबल है। इस क्लास को भी आप लोग परचेस कर सकते हैं मोबाइल एप्लीकेशन पे, स्टोर पे जाके ये सारे कोर्सेस आप देख पाएंगे। बहरहाल बात करें दोस्तों, तो अभी हाल ही में छात्रावास अधीक्षक के साथ साथ सीजी व्यापक और सीजीपीएससी प्रीलिम्स जैसे एग्जाम की भी प्रिपरेशन यहाँ पर होती है। अगर आप चाहें तो ये भी एप्लीकेशन पर मौजूद है। ये क्लासेस आप देख पाएंगे और ये क्लासेस आप परचेस कर भी सकते हैं। बहरहाल बात करूं दोस्तों यहाँ पर, तो टेलीग्राम ऐप पर हमारा संकल्प एकेडमी छत्तीसगढ़ के नाम से टेलीग्राम चैनल भी है और ग्रुप भी है। यहाँ से भी आप जुड़ के हमारी फ्री में पीडीएफ और नोट्स वगैरह यहाँ से आप देख सकते हैं और ज्यादा से ज्यादा जानकारियां जो अन्य चीजों की भी होती है वो हम यहाँ पर डालते रहते हैं ताकि आपको किसी प्रकार का नोटिफिकेशन की आवश्यकता हो तो यहाँ से आप अपडेट हो सकते हैं। ओवरऑल कुछ बातें यहाँ पर खासतौर पर यूट्यूब पर भी मैं कहना चाहूंगा, खासतौर पर उन दोस्तों को जिन्होंने चैनल तो देखते हैं, लाइव क्लास भी देखते हैं, रिकॉर्डेड क्लास भी देखते हैं, बट किसी कारण से वो चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं कर पाए हैं तो प्लीज चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर दीजिएगा और जो बेल आइकॉन है वो हिट करके रखिएगा। तो ओवरऑल आज का जो हमारा क्लास है दोस्तों, उस पर हम बात करने वाले हैं सहकारिता का। ये सहकारिता है क्या? सबसे पहले तो हमें ये समझना होगा कि सहकारिता का मतलब क्या होता है। तो दोस्तों, सहकारिता जो कि एक विभाग है और सहकारिता विभाग के अंतर्गत ही अभी आप लोगों के लिए एक अच्छा पोस्ट आया हुआ है अपेक्स बैंक का। हम इसी की तैयारी के अंतर्गत इस सहकारिता को आज समझेंगे कि सहकारिता का मतलब क्या होगा। जैसा कि मैंने आपको बताया दोस्तों कि सहकारिता दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है। एक तो होता है सहधनकारिता। सहधनकारिता को अगर हम डिफाइन करें, परिभाषित करें, तो इसका मतलब क्या होगा कि एक ऐसा समूह जिसमें सभी लोगों की सोच या प्रवृत्ति एक समान हो। मतलब कह सकते हैं कि एक समान वाले सोच वाले या प्रवृत्ति वाले लोग जब मिलकर एक समूह बनाकर एक साथ काम करें तो उस समूह को हम क्या कहेंगे? ऐसे समूह को क्या कहेंगे? सहकारिता समूह कहेंगे। और ऐसे जो प्रक्रिया है, जो इस माध्यम से, जिस माध्यम से हम जुड़े हैं, उस माध्यम को क्या कहेंगे? सहकारिता कहेंगे। कहने का मतलब क्या हुआ कि ऐसा समूह जिसमें सभी लोगों की सोच और सभी लोगों की प्रवृत्ति, सभी लोगों का उद्देश्य एक समान हो, एक साथ मिलकर वो काम करे, किसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए वो एक साथ इकट्ठा होकर काम करे, तो इसे ही हम सहकारिता कहेंगे। अब कुछ सहकारिता को लेकर ऐतिहासिक पृष्ठभूमि भी हमें देखना होगा कि यह सहकारिता शब्द का जो है, सबसे पहले ऐसा क्यों इसकी शुरुआत की गई होगी, सहकारिता कहां से आया, क्यों ऐसी जरूरत आन पड़ी कि सहकारिता शब्द का जो है उल्लेख यहाँ पर मिलता है। तो सबसे पहले तो मैं पुराने खासतौर पर दशक में जाना चाहूंगा जिसमें हम 19वीं शताब्दी के बारे में बात करेंगे। तो 19वीं शताब्दी के अंतराल में अगर आप देखेंगे दोस्तों,
तो ग्रेट ब्रिटेन में अर्थात इंग्लैंड में रॉबर्ट ओवेन, याद रखिएगा नाम अच्छे से ध्यान रखना है, रॉबर्ट ओवेन। रॉबर्ट ओवेन जो है एक ऐसे व्यक्ति हैं थे जो खासतौर पे उन्होंने एक विचारधारा रखी और कुछ समूह में ऐसे लोगों का समूह उन्होंने बनाया जो समान विचारधारा रख रहे थे। कहीं ना कहीं वो ये विचारधारा रखे कि क्यों ना एक ऐसा हम समूह का निर्माण करें जिससे हम अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करें, उद्देश्यों की पूर्ति करें। और ऐसे समान विचारधारा वाले लोगों ने मिलकर, जिसमें रॉबर्ट ओवेन मुख्य धारा में थे, और उन्होंने एक समूह का निर्माण किया इसी विचारधारा से, और जिसमें काफी लोग जुड़े हुए थे। और उन लोगों ने मिलकर एक ऐसा बिजनेस मॉडल बनाया जिसमें जैसे उन्होंने क्या किया कि एक ग्रोसरी का स्टोर ओपन किया, एक स्टोर ओपन किया। जैसे उसमें थोड़ी सी उन्नति दिखी, प्रोन्नति दिखा, उसके बाद फिर क्या हुआ कि उन्होंने दूसरा, तीसरा, ऐसा करके उन्होंने काफी जगह जो है ऐसे ग्रोसरी स्टोर्स उन्होंने ओपन कर रखी। तो क्या ये रॉबर्ट ओवेन के लिए क्या ऐसा पॉसिबल था कि एक अकेले वो इतनी बड़ी जो है साम्राज्य खड़ा कर पाते? नहीं। तो रॉबर्ट ओवेन ने यही विचारधारा 4 लोगों के पास रखा और अपना बिजनेस मॉडल बनाया कि ग्रोसरी स्टोर्स बहुत सारे उन्होंने ओपन किए और काफी अच्छे तरीके से उन्होंने इस बिजनेस मॉडल को आगे बढ़ाया। तो मतलब आपने क्या समझा कि सहकारिता की भावना से वो सभी लोगों का समूह जो रॉबर्ट ओवेन के साथ जुड़े हुए थे, सभी लोगों ने समान सोच और प्रवृत्ति के साथ इस समूह का संचालन किया और जो बिजनेस मॉडल उन्होंने आगे बढ़ाया उसमें उन लोगों ने उन्नति भी प्राप्त की। तो यहाँ पर हम क्या समझना चाह रहे हैं कि रॉबर्ट ओवेन जो है एक पहले ऐसे व्यक्ति हैं जिनका नाम आता है सहकारिता को लेकर, और इन्हीं के नाम को ही आप याद रखेंगे कि विश्व में सहकारिता के जनक के तौर पे, है ना, जो शुरुआती कर्ता के तौर पे अगर हम इनको कहें तो रॉबर्ट ओवेन का नाम आपको ध्यान रखना है। तो फाइनली आपने क्या समझा कि 19वीं शताब्दी के दशक में सबसे पहले सहकारिता का जो उद्भव हुआ, उसकी शुरुआत हुई, उसमें विश्व के सहकारिता के जनक के तौर पे रॉबर्ट ओवेन का नाम आपको ध्यान रखना है। तो कभी भी आपको पूछा जाएगा कि विश्व में सहकारिता के जनक कौन है, तो रॉबर्ट ओवेन का नाम आपको याद रखना है गाइस। ठीक है। अब दोस्तों यहाँ पर देखिए, ये तो बात हो गई हमारे भारत से दूसरे देश की बात, मतलब वैश्विक पटल पे हमने इस बात को देखा। अब यही बात हम करने जा रहे हैं हमारे भारत के अंदर कि हमारे भारत में ऐसी क्या जरूरत आन पड़ी कि हमें भारत में भी सहकारिता को देखना पड़ा या देखने को मिलता है। तो जब मद्रास प्रांत की हम बात करते हैं, मद्रास प्रांत का मतलब आप अच्छे से समझेंगे दोस्तों कि आज की स्थिति में प्रांत को हम राज्य से जानते हैं, अर्थात आज राज्य के तौर पे हम अलग अलग छत्तीसगढ़ राज्य है, मध्य प्रदेश राज्य है, ऐसा कहते हैं। उस समय में राज्य न बोलकर इसे प्रांतों के तौर पे अलग अलग बांटा गया था। कलकत्ता प्रांत हो गया, मद्रास प्रांत हो गया, ऐसा है ना, बंबई जो है, ऐसे अलग अलग प्रांतों की व्यवस्था थी। और इसी प्रांतीय व्यवस्था के तहत जो है उस समय में, उस कार्यकाल में, उस दशक में कह सकते हैं कि फ्रेडरिक निकलसन नाम का एक व्यक्ति था। ठीक है, फ्रेडरिक निकलसन नाम के एक व्यक्ति थे। उन्होंने एक शुरुआत की कि क्यों ना ऐसे किसान जो कि अब देखिए भाई, भारत क्या है, पूरे कृषि प्रधान देश था। कृषि प्रधान देश में आप समझ सकते हैं कि जरूरी नहीं है कि कृषि की जो फसल की पैदावार हो वो हमेशा समय स्थिति के हिसाब से जो है उसमें बदलाव होते हैं। आपको भी पता है, अच्छे से बारिश नहीं हुई है या किसी कारण से अगर ज्यादा बीमारी फैल गई तो कीटनाशक का छिड़काव करना पड़ेगा। बहुत सारे ऐसी समस्याएं होती है जो किसान के साथ होती है। तो इसको फ्रेडरिक निकलसन ने कहीं ना कहीं देखा कि भारत में ऐसी अव्यवस्था फैली हुई है, क्यों ना ऐसा किया जाए कि लगभग ऐसे लोगों का समूह बनाया जाए जो छोटी छोटी अपनी पूंजियों का निवेश करे और एक सहकारी समिति का निर्माण करे, एक ऐसी समिति का निर्माण करे जो किसी प्रकार से ऐसी व्यवस्था से परे हो जिसमें किसानों को अपनी भूमि गिरवी न रखना पड़े, अपनी भूमि का जो है किसी साहूकार के पास, किसी जमींदार के पास गिरवी न रखना पड़े, और कम ऋण राशि के तौर पे जो है कम ऋण रेट में, ब्याज दर में उनको आसानी से अपने फसलों को सुरक्षित करने के लिए, अपने फसलों में ज्यादा से ज्यादा पैदावार लाने के लिए जो है वो यहाँ पर खड़े हो सके, उन्हें मदद मिल सके।
तो फ्रेडरिक निकल्सन ने क्या किया, 1985 के आसपास में फसलों को सुरक्षित करने के लिए जितने भी किसान जो है उनका एक समूह बनाने का उन्होंने एक शुरुआती प्रक्रिया उन्होंने बताया, लोगों को इकट्ठा किया, बताया कि ऐसा भी हो सकता है। उनकी विचारधारा 1985 के आसपास देखने को मिला। वो जितने भी ऐसे भूमि वाले किसान हैं उनको वो देखते थे, समझते थे कि कैसे जो है किसान अपनी फसल की पैदावार बढ़ाने के लिए जो है अपनी जमीन का गिरवी में रख के जो है वो कर्ज लेता है और अपने उत्पादन को बढ़ाने के लिए जो है वो आगे उसमें खर्च करता है। तो यही व्यवस्था को देखकर उन्होंने ये समझा कि क्यों ना भूमि बैंक की स्थापना की जाए। भूमि बैंक अर्थात एक ऐसा बैंक जहां पर व्यक्ति अपनी भूमि को कुछ समय के लिए वहां पर गिरवी जैसा रखे और उसके उपरांत जो है एक सही कह सकते हैं दर में, सही रेट ऑफ इंटरेस्ट में उनको एक प्रकार से ऋण की सुविधा मिल जाए। ठीक है, और इस प्रकार से आप देखते हैं दोस्तों कि फ्रेडरिक निकल्सन का ये जो खासतौर पे जो सोच थी, विचारधारा था, उन्होंने उस समय तत्कालीन सरकार के पास ये प्रस्ताव भी रखा, बट किसी कारण से उनके प्रस्ताव को उन्होंने निरस्त कर दिया। अब निरस्त जाहिर सी बात है करेंगे, क्योंकि अंग्रेज जो है वो कहीं ना कहीं शोषण करने के लिए यहाँ पर आए हुए थे, ना कि लोगों का विकास करने के लिए। तो फ्रेडरिक निकल्सन का ये जो विचारधारा था उनको एकदम सिरे से नकार दिया गया। अब जनता का दबाव हुआ, जाहिर सी बात है जनता भी चाहती है कि हमें ऐसी कोई सुविधा मिले, साहूकार या जमींदार के पास हमें जाना ना पड़े। तो फ्रेडरिक निकल्सन के अधीन जो है, इनके अधीन जो है कहीं ना कहीं आप देखेंगे कि 1992 में समितियों का जो निरस्त हुआ, उसके बाद एक प्रकार से अकाल की स्थिति जो है वो भी भारत पर आई और लगभग 1898 की स्थिति में जो अकाल की स्थिति आई थी दोस्तों, उसी स्थिति को मद्देनजर रखते हुए फिर से आपको क्या देखने को मिला कि एडवर्ड लॉ करके जो है 1901 में एक नियम जो है वो लाया गया। और एडवर्ड लॉ क्या था, तो ये एक सहकारी समिति 1904 के अधीन जो है ये आपको देखने को मिलता है। एडवर्ड लॉ 1901 में आया और इसी के अधीन जो है आपको सबसे पहले भारत में सहकारी समिति 1904 देखने को मिला दोस्तों। ये जो 1904 का जो सहकारी समिति जो गठित हुई, इसे ही पहला सहकारी सोसाइटी अधिनियम माना गया। अब आपको यहां से एक क्वेश्चन भी बन सकता है, क्या क्वेश्चन बन सकता है कि भैया ये कौन से वायसराय के तत्कालीन समय में ये जो है आया था या लाया गया था। तो पहला सहकारी सोसाइटी अधिनियम जो है उस समय तो तत्कालिक आपके वायसराय थे वो लॉर्ड कर्जन थे। तो लॉर्ड कर्जन का नाम आपको याद रखना है। पहला सहकारी सोसाइटी अधिनियम लॉर्ड कर्जन वायसराय जो थे उनके अधीन जो है ये लाया गया। ये कुछ बातें आपको छोटे मोटे बातें जो है वो ऑलरेडी हम आगे जाके आपको डिस्क्रिप्शन पे ऑलरेडी परिभाषित करेंगे, बताएंगे। अब कुछ बातें यहाँ भी आपको ध्यान रखना होगा। ये हमने जो भी अभी तक पढ़ा उसका एक छोटा सा आपका सिनोप्सिस आप बोल सकते हैं कि क्या यहाँ पे हो सकता है। तो भैया ये याद रखना कि भारत में अगर हम जनक बोले तो फ्रेडरिक निकल्सन का नाम याद आपको रखना है ना। मैंने अगर विश्व की बात करेंगे तो विश्व में जब हम बात करेंगे दोस्तों तो विश्व में याद रखने का कि आपका विश्व में सहकारिता के अगर जनक की बात की जाएगी तो रॉबर्ट ओवेन की यहाँ पर बात की जाती है, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, और अगर बात की जाए छत्तीसगढ़ में सहकारिता के जनक, चूंकि देखिए भाई ये छत्तीसगढ़ के रिक्रूटमेंट है तो जाहिर सी बात आपको ये भी याद रखना है कि छत्तीसगढ़ में सहकारिता के अगर जनक आपको पूछ दिया जाए तो ठाकुर प्यारे लाल सिंह, ठीक है, ये छत्तीसगढ़ में सहकारिता के जनक कहे जाएंगे। तो तीनों बातें आपको याद रखना है, वैश्विक तौर पे याद रखना है, साथ में भारत में भी याद रखना है और आपको छत्तीसगढ़ में भी सहकारिता के जनक को पूछा जाएगा तो ठाकुर प्यारे लाल सिंह आपको कहना है। इसी पर एक छोटी सी बात है, 1904 में सहकारिता सोसाइटी अधिकारी कौन था। तो ये वायसराय के अधीन जो है केंद्रीय असेंबली के तहत जो है ये आया। कहीं ना कहीं उस समय क्या था कि केंद्रीय असेंबली जो है वो वर्क कर रही थी, वायसराय का समय था। ठीक है, और वायसराय जो है उस समय हमने बताया आपको कि 1904 के आसपास के दशक में लॉर्ड कर्जन के अधीन जो है ये जो है सहकारिता सोसाइटी अधिनियम जो है वो देखा गया। अब उसके बाद फिर 1919 के तहत मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड के अधीन आपको कुछ बातें यहाँ पे देखने को मिलेगा कि मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड जो अधिनियम आया था उसमें प्रांतों को भी सहकारिता से संबंधित अधिकार दिया गया। तो प्रांतीय मतलब पहले तो ये देखिएगा कि
वायसराय का समय था, उस समय केंद्रीय प्रणाली से केंद्र के अधीन जो है ये सहकारिता सोसाइटी जो है वो वर्क कर रही थी, या उसके तहत ये अधीन जो है ये कह सकते हैं अधिनियम था। उसके बाद फिर 1919 तक आते आते सभी प्रांतों को भी स्वतंत्र कर दिया गया कि वे सहकारिता से संबंधित अधिकार उनको दे दिया गया कि उससे संबंधित कानून बना सकते हैं, अधिनियम पारित कर सकते हैं, और उस हिसाब से अलग अलग प्रांतीय लेवल पे सहकारिता समूह बनाया जा सकता है, सहकारिता से संबंधित अलग अलग कानून बनाए जा सकते हैं। तो ओवरऑल ये छोटा सा आपने एक उदाहरण के तौर पे समझा कि अलग अलग कैसी व्यवस्था सहकारिता के संबंध में था। अब कुछ बातें हमारे स्वतंत्रता दिवस के आते तक, मतलब हम जब भारत अंग्रेजों के गुलामी से जो है अलग आकर 1947 के दशक में पहुंचा, तो लगभग आप देखेंगे कि 26 जनवरी 1950 तक आते आते हमारा संविधान लागू हुआ, और इसी के तहत जो है 7वीं अनुसूची जारी की गई। इस 7वीं अनुसूची में इसकी कुछ बातें लिखी हुई है जिसको आप अलग अलग तरीके से समझेंगे। सबसे पहले तो आपको ये पता है दोस्तों कि संघ जो है, संघ के अधीन कौन है? संसद है, और संसद को ही क्या है, संघीय रूप से जो है वो कानून बनाने की यहाँ पर अधिकार दिया गया है, जो कि हम 7वीं अनुसूची के अधीन देखते हैं। इसी प्रकार से यदि राज्य स्तर पे देखा जाए तो राज्य के अंतर्गत जो है विधानसभा को जो है ये कानून बनाने का अधिकार होता है। और अगर समवर्ती सूची के तहत अगर देखा जाए तो कोई भी कानून की जब बात होती है तो संसद के साथ साथ विधानसभा दोनों मिलकर जो है एक कानून का निर्माण करते हैं। अब आपको जब सहकारिता संबंधित कानून की बात की जाएगी दोस्तों, तो याद रखना है आपको कि सहकारिता संबंधित जो कानून बनाने का अधिकार होगा वो कहीं ना कहीं राज्य अधीन होगा, और राज्य अधीन होगा तो इसके लिए कौन जो है उत्तरदायी होगा, अर्थात किसको अधिकार मिलेगा? तो विधान मंडल जो होगा, ठीक है, ये जो है राज्य स्तर पे जो है सहकारिता संबंधित कानून का अधिकार बनाने का इसको अधिकार प्राप्त है। तो कभी भी आपको ये क्वेश्चन पूछे कि सहकारिता संबंधित कानून बनाने का अधिकार किसको प्राप्त है, तो राज्य अधीन विधान मंडल को, विधानसभा को जो है ये सहकारिता संबंधित कानून बनाने का अधिकार प्राप्त है दोस्तों। तो ये छोटे से बात आपको याद रखना है कि संघ की बात हो या राज्य की बात हो या समवर्ती सूची की बात हो, संघीय प्रणाली में आप देखेंगे कि संसद जो है वो अधिकार के लिए रहता है, उनको अधिकार मिला हुआ है। राज्य की बात की जाएगी तो विधानमंडल की बात की जाएगी, समवर्ती सूची की बात की जाएगी तो संसद और विधान दोनों यहाँ पर मिल के कानून बनाते हैं। लेकिन सहकारिता से संबंधित जब बात होगी तो इसे आप राज्य अधीन कानून में शामिल करेंगे, ठीक है। तो ये बात आपको याद रखनी है। अब मध्य प्रदेश सहकारिता सोसाइटी अधिनियम जो कि 1960 जो है वो पढ़ा जाता है और ये वहां पर लागू है, ऐसी जो व्यवस्था है ये हमारे छत्तीसगढ़ पर भी पढ़ा जाता है कि छत्तीसगढ़ सहकारिता सोसाइटी अधिनियम 1960। बट ये छत्तीसगढ़ सहकारिता सोसाइटी अधिनियम 1960 क्यों आया, कैसे लाया गया, कैसे राजपत्र में शामिल किया गया, इसको आप अच्छे से समझ पाएंगे। जैसे कि आपको पता है दोस्तों कि 1 नवंबर 2000 को हमारा छत्तीसगढ़ बनकर तैयार हुआ, अर्थात कहीं ना कहीं मातृ जो राज्य था वो क्या था, मध्य प्रदेश था, एमपी था। अब एमपी से जो है वो छत्तीसगढ़ अलग हुआ, तो छत्तीसगढ़ क्या है, कहीं ना कहीं अधिकतर जो नियम है, अधिनियम है, उसको कहां से एडॉप्ट करता है, वो अपने मातृ राज्य से करता है। ये अधिकतर चीजों में आपको देखने को मिलेगा। तो सेम यही अधिनियम जो है 1900 जो हम 60 देख रहे हैं, मध्य प्रदेश के अधीन जो सहकारिता सोसाइटी अधिनियम 1960 जो पढ़ा जाता है, उसी सेम नियम को, उसी को कॉपी करते हुए छत्तीसगढ़ में भी मध्य प्रदेश के अधिनियम को अपनाया गया। किसके संबंध में? इसी सहकारिता अधिनियम के तहत। तो विधियों का अनुकूलन आदेश पारित करके छत्तीसगढ़ जो है वो सहकारिता सोसाइटी अधिनियम अपने राज्य में भी क्या किया, पारित किया दोस्तों। तो याद रखिएगा 13 जून 2001 को छत्तीसगढ़ अनुकूलन आदेश द्वारा छत्तीसगढ़ संविधान सोसाइटी अधिनियम 1960 पारित हुआ। तो आपको ये डेट अच्छे से याद रखना है। 13 जून 2001 को छत्तीसगढ़ अनुकूलन आदेश द्वारा छत्तीसगढ़ जो कि सहकारी सोसाइटी अधिनियम, यहाँ पर संविधान में कहकर सहकारी कीजिएगा, थोड़ा सा
गलत हो गया। ठीक है, छत्तीसगढ़ सहकारी सोसाइटी अधिनियम 1960 पारित किया गया। तो ध्यान रखिएगा, डेट का आपको याद रखना है 19 जून 2001 को। ठीक है, तो अब हम इसको किस नाम से जानेंगे हमारे छत्तीसगढ़ में? इसे कहा जाएगा छत्तीसगढ़ सहकारी सोसाइटी अधिनियम 1960। और इसी 1960 को हम बहुत विस्तृत तरीके से यहाँ पे पढ़ने वाले हैं, जो कि आगे के स्लाइड में आपको दिखेगा। बहरहाल यहाँ पर कुछ जो इंपॉर्टेंट बातें हैं उसे आप ध्यान रखें। इसी आदेश के द्वारा छत्तीसगढ़ में सहकारी सोसाइटी संचालित है। किस आदेश के द्वारा? छत्तीसगढ़ अनुकूलन आदेश पारित किया गया, इसके तहत जो है सोसाइटी अधिनियम 1960 पारित हुआ। दूसरी बात यहाँ पर याद रखना है, छत्तीसगढ़ राज्य अपने हिसाब से सहकारी अधिनियम पारित किया जो सही नहीं था। जस्ट 1 मिनट। अच्छा, ये जो बात लिखी हुई इसको अभी थोड़ा सा मैं आगे जाके समझाऊंगा। आगे चलेंगे दोस्तों। पहला संशोधन की देखिए यहाँ पर हम बात करने वाले हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ से हमारी जो क्लास है वो और भी अच्छे तरीके से आपको क्लियर होते चलेगा। तो ध्यान रखिएगा, जब पहले संशोधन की बात होगी तो 97 जो संशोधन था, ठीक है, 97 संशोधन की जब हम बात करेंगे, यस, चलिए भाई, सारे क्लासेस आगे होगी, आपको पूरी क्लासेस मिलेंगे। ठीक है, चलिए भाई, ठीक है। तो देखिए दोस्तों, हम यहाँ पर बोल रहे थे पहला संविधान जो संशोधन हुआ, जिसमें खासतौर पे 97 जो संविधान संशोधन हुआ था उसकी बात हम यहाँ पर करने जा रहे हैं, जिसमें आर्टिकल 19(1) ग अर्थात सी इसे कहा जाएगा। इसके तहत मौलिक अधिकार का जो दर्जा मिला, इसे कैसे दर्जा मिला? मौलिक अधिकार के तहत जो है कहीं ना कहीं ये कहा गया कि एक व्यक्ति जो है वो सहकारिता के समूह में शामिल हो सकता है। कहीं ना कहीं संघ और संगठन बनाने की जो स्वतंत्रता है, ये सहकारी समिति के तहत जो है ये मौलिक अधिकार का दर्जा मिला। हमें कहां से मिला? तो याद रखिएगा, आर्टिकल 19(1) ग जो कि 97 संविधान संशोधन के तहत शामिल किया गया, और इसके तहत ये कहा गया कि कोई भी व्यक्ति जो है संघ या संगठन बनाने की स्वतंत्रता उसको मिलती है। अर्थात सहकारी समिति बनाने की जो स्वतंत्रता है वो एक मौलिक दर्जे के तौर पे, मौलिक अधिकार के तौर पे इसे एक दर्जा दिया गया। तो ये पहली बात है, इसको हम डिटेल्स में मैं ऑलरेडी आपको और अच्छे से बताऊंगा। दूसरी बात यहाँ पर देखेंगे कि दूसरा जो संशोधन हुआ था, जिसमें आर्टिकल 43 ख अर्थात बी में एक बात लिखी गई है कि सरकारी जो सहकारी संस्था है या समितियां हैं उसका कहीं ना कहीं क्या करना, उसको प्रोन्नत करना, उन्नयन करना, अर्थात उसको आगे बढ़ाना, इसकी कहीं ना कहीं स्वतंत्रता जो है हमें मिलती है। और ये जो अधिकार दिया गया है ये आर्टिकल 43 ख में स्पष्ट तौर पे लिखा गया। इसको कहीं ना कहीं हम क्या पे शामिल करेंगे, तो राज्य के नीति निर्देशक तत्व के तौर पे इसको सम्मिलित करते हैं। तो इसमें आप आर्टिकल 43 ख में याद रखना कि सहकारी संस्था या समितियों का जो उन्नयन की बात आपको लिखी गई है, ये हमारे आर्टिकल 43 ख में स्पष्ट तौर पे लिखा गया। इसके अलावा अगर हम बात करें भाग 9 पर, जिसमें भाग 9 बी देखा जाएगा। भाग 9 बी में आप देखेंगे दोस्तों यहाँ पर सहकारी समिति से संबंधित, तो इसमें आर्टिकल 243 JH और आर्टिकल 243 ZT जो कि 19वें अनुच्छेद के तौर पे जोड़ा गया था। टोटल 19 अनुच्छेद यहाँ पे, सॉरी, टोटल 13 अनुच्छेद यहाँ पर शामिल किया गया दोस्तों। तो आर्टिकल 243 JH और आर्टिकल 243 ZT, इसके मध्य अगर देखा जाए तो लगभग आपको यहाँ पर 13 अनुच्छेद टोटल मिलते हैं जो कि यहाँ पर जोड़े गए हैं। ठीक है, तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। अब तीसरी बात यहाँ पर और याद रखना है, क्या है कि पहले के समय में जब हम बात करते हैं दोस्तों कि मंत्रालय की जब बात होती है कि कृषि सहकारिता और किसान कल्याण मंत्रालय, इस नाम से अधिकतर आपको सहकारिता की संबंधित बातें यहाँ पर मिलेगी कि पहले के समय में जो मंत्रालय हुआ करता था उसको कृषि सहकारिता व किसान कल्याण मंत्रालय के तौर पे जाना जाता था। अब इसका कहीं ना कहीं परिवर्तन किया गया। 2021 में इसे नया नाम दिया गया जिसे कहा गया सहकारिता मंत्रालय।
अब सहकारिता मंत्रालय की जब बात हो ही जाती है तो यहाँ पर हम ये भी देखेंगे कि यहाँ पर भारत के सहकारी मंत्री कौन रहे हैं। तो अभी तत्कालीन भारत के सहकारिता मंत्री के तौर पे अमित शाह जी का नाम लिया जाता है। दूसरी बात यहाँ पर देखेंगे कि छत्तीसगढ़ सहकारिता के तौर पे सहकारिता जो मंत्री हैं, मिनिस्टर हैं, उनका क्या नाम है। तो याद रखना है रविंद्र चौबे जी अभी तत्कालीन सहकारिता मंत्री के तौर पे नियुक्त हैं। तो दो बातें आपको यहाँ पे देखना है जो इंपॉर्टेंट है एग्जाम के हिसाब से कि सहकारिता मंत्रालय के तहत भारत के सहकारिता मंत्री कौन है, अमित शाह, और रविंद्र चौबे जो है वो आपके छत्तीसगढ़ के सहकारी मंत्री हैं। अब कुछ बातें यहाँ पे जो अच्छे तरीके से हम यहाँ पर समझेंगे दोस्तों कि सहकारिता परस्पर सहयोग के माध्यम से समूह, अर्थात देखिए यहाँ पर हम क्या देखने वाले हैं कि सहकारिता को अब थोड़ा सा अच्छे लेवल पे उसको डिस्क्राइब करेंगे। हमने तो अभी तक ओवरऑल छोटे तरीके से देखा कि सहकारिता क्या है, कैसे उस पर पढ़नी है, क्या क्या चीजें हैं, है ना। अब हम उसको गहराई से समझेंगे कि सहकारिता का एक मेन डिफिनेशन और क्या हो सकता है। तो समझे, सबसे पहले यहाँ पर पॉइंट लिखा गया है, सहकारिता परस्पर सहयोग के माध्यम से सामूहिक और व्यक्तिगत लाभ प्राप्त करने की मूल भावना पर आधारित है। अर्थात कोई भी कार्य जो पारस्परिक लाभ के लिए मिलजुल कर किया जाए उसे सहकारिता की परिधि में रखा जाएगा। ठीक है, ये बात यहाँ पे आपको समझ में आ रही होगी। दूसरी बात यहाँ पे सुने, उत्पादन, क्रय विक्रय की बात हो, वितरण की बात हो आदि के लिए व्यक्तियों का मिलजुल कर कार्य करना ताकि वे संयुक्त रूप से लाभान्वित हो सके, और सहकारिता की मूल भावना को यही क्या करता है, प्रतिबिंबित करता है। तो सहकारिता का मतलब ओवरऑल यहाँ पर यही बताया गया है कि ये एक ऐसा समूह है जिसमें समान प्रवृत्ति के, समान सोच वाले लोग जो है इसमें शामिल होते हैं, और जितने भी यहाँ पर कार्य किए जाएंगे वो मिलजुल कर किए जाएंगे। सहकारिता की बात यही सबसे स्पष्ट है। दूसरी बात यहाँ पर आपको समझनी है कि जो भी प्रोडक्शन की बात होगी, उत्पादन की बात होगी, या खरीदने बेचने की बात होगी, या वितरण करने की बात होगी, बंटवारे की बात होगी, बांटने की बात होगी, इन सभी में सभी व्यक्तियों का मिलजुल कर कार्य करना अनिवार्य होगा। ये आपको इस बात पे सहकारिता के बाद में देखने को मिलता है। अब एक बहुत स्पेशल है, खास तौर पे ये डिफिनेशन समझना, जो कि अंतरराष्ट्रीय सहकारिता संघ के द्वारा दी गई है। अंतरराष्ट्रीय सहकारिता संघ, इंटरनेशनल कोऑपरेटिव अलायंस के माध्यम से ये जो सहकारिता की डिफिनेशन दी गई है इसको काफी अच्छे से सलीके से समझना है दोस्तों। देखिए इन्होंने क्या कहा कि सहकारिता एक ऐसा स्वशासी संगठन है जिसमें व्यक्ति अपने समान आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक उद्देश्य, आवश्यकता, अपेक्षा को संयुक्त रूप से स्वामित्व और प्रजातांत्रिक तरीके से नियंत्रित संस्था के माध्यम से पूरा करने के लिए स्वैच्छिक रूप से एकत्रित होते हैं। मतलब आपने क्या समझा कि सहकारिता एक स्वशासी संगठन है। स्वशासी का मतलब क्या होगा दोस्तों कि वहां पर किसी दूसरे शासन का हस्तक्षेप नहीं है। इसमें उन्हीं समुदाय के लोगों का एक शासन व्यवस्था होगा, एक संगठन होगा, संगठित शासन व्यवस्था होगी, जिसमें व्यक्ति क्या होगा, समान रूप से आर्थिक रूप से मजबूत होगा। जाहिर सी बात है, वहां पर अगर किसी सहकारिता समूह का अगर उन्नति हो रही है तो कहीं ना कहीं वहां पर उन्नति का मतलब आप आर्थिक रूप से भी देखेंगे, सामाजिक रूप से भी देखेंगे और सांस्कृतिक रूप से देखेंगे। अगर किसी समूह में धन की प्राप्ति हो रही है, धन की आवक हो रही है, तो जाहिर सी बात है सभी समूह के लोगों की आर्थिक उन्नति अच्छी होगी। आर्थिक उन्नति अच्छी होगी तो लोग खुश रहेंगे, अच्छे रहेंगे, उनके खर्च भी जो है, उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति होगी, है ना। सामाजिक रूप से जो है वो अपने आप को काफी और अच्छा महसूस करेंगे। सांस्कृतिक रूप से जो है उनको और भी आगे बढ़ने में उनके उद्देश्यों की पूर्ति होगी। इसके अलावा जितनी भी उनके आवश्यकताएं हैं उसका समय पर पूर्ति भी होगी, तो जाहिर सी बात है वो काफी अच्छा महसूस करेंगे। इसके अलावा जितने भी वो समूह के सदस्य हैं जिनकी अपेक्षाएं होती हैं कि इस उद्देश्य से हम इस समूह का निर्माण करें जिससे हमारी आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक विरासत विद्यमान रहे और आगे बढ़े हम, ये भावना से अगर वो जुड़े हुए हैं और उनको अगर लाभ मिलता है तो जाहिर सी बात है वो खुश रहेंगे। संयुक्त रूप से वो क्या है, स्वामित्व महसूस करते हैं। मतलब अगर एक सहकारिता समूह की बात की जाए जिसमें 10 लोग शामिल हैं दोस्तों, अब 10 में आप देखिएगा 10 लोग जो उसमें शामिल हैं उसमें
सभी लोग समान तरीके से इस समूह में मालिकाना हक रखेंगे। अर्थात सभी लोग क्या है, वहां पे सभी मालिक हैं, वहां पे कोई किसी से छोटा नहीं, किसी से बड़ा नहीं, मतलब समान भाव से वो अपने आप को स्वामी महसूस करेंगे। दूसरी बात यहां पर आप देखेंगे कि वहां पर प्रजातांत्रिक तरीके से नियंत्रण व्यवस्था है। अर्थात प्रजातांत्रिक का मतलब क्या होगा कि भाई अगर किसी सहकारिता समूह की बात की जाए तो यहाँ पर 10 लोगों में से कोई एक जो है अगर अध्यक्ष चुना जाएगा तो सभी के द्वारा जो है, सभी के मनसा से, सभी के स्वीकार्यता से जो है वो समूह का सदस्य जो है वो अध्यक्ष पद पर नियुक्त होगा। अर्थात कहीं ना कहीं प्रजातांत्रिक तरीके से उसका आप चुनाव करेंगे। तो ओवरऑल सहकारिता का मतलब आपने क्या समझा कि एक ऐसा सुशासन व्यवस्था जो स्वशासी संगठन के तौर पे हो, जिसमें आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक उद्देश्य के साथ साथ जितनी भी आवश्यकताएं और अपेक्षाओं की पूर्ति हो, इसके अलावा अपने आप को वहां पर वो स्वामित्व का महसूस करे, प्रजातांत्रिक तरीके से वहां पर नियंत्रण व्यवस्था हो, ऐसे समूह को हम सहकारिता से जोड़ के देखेंगे दोस्तों। तो यहाँ पर सहकारिता का बहुत अच्छी डेफिनेशन जो है इंटरनेशनल कोऑपरेटिव अलायंस ने यहाँ पे दिया है, जिसको अच्छे से आपको ध्यान रखना है। अब कुछ बातें यहाँ पर जो है आपको समझनी है कि अंतरराष्ट्रीय सहकारिता संघ की स्थापना कब हुई है। अगर आपको ऐसा क्वेश्चन पूछता है तो कुछ बातें यहाँ पे आपको ध्यान रखनी है कि सबसे पहले 1895 में अंतरराष्ट्रीय सहकारिता संघ की स्थापना की गई। जब मुख्यालय की बात होगी तो ब्रुसेल्स, बेल्जियम का नाम आप याद रखेंगे। अध्यक्ष की बात की जाएगी तो इनके अध्यक्ष जो हैं वो कौन है, एरियल ग्वारको, ये अभी वर्तमान में आपके अध्यक्ष हैं जो कि अंतरराष्ट्रीय सहकारिता संघ से जुड़े हुए हैं। अंतरराष्ट्रीय सहकारिता दिवस कब मनाया जाता है, कभी आपको ये क्वेश्चन पूछे तो ध्यान रखिएगा जुलाई के पहले शनिवार को जो है अंतरराष्ट्रीय सहकारिता दिवस मनाया जाता है दोस्तों। इसके अलावा एक और बात देखें कि यूनाइटेड नेशन के माध्यम से यूनाइटेड नेशन की माध्यम से ये भी बात आपको याद रखनी, नोट डाउन करनी है कि 2012 में सहकारिता वर्ष भी मनाया गया था। तो 2012 में जो है सहकारिता वर्ष किसके द्वारा मनाया गया था, ये अगर आपको क्वेश्चन पूछे तो आप क्या कहेंगे, यूनाइटेड नेशन के द्वारा 2012 में सहकारिता वर्ष भी मनाया गया है। तो कुछ बातें हम जो देखते हुए समझ रहे हैं दोस्तों। बहरहाल काफी सारी ऐसी बातें हैं जो हमें बीच बीच में नोट डाउन करनी होगी, तो डेफिनेटली ये आप लिखते हुए चलें और ज्यादा से ज्यादा मैं कोशिश कर रहा हूँ कि और भी चीजें यहाँ पे मैं आपको बता पाऊँ। बहरहाल इस स्लाइड पे आप देखें कि ओवरऑल हमने जो डेफिनेशन देखा, जो परिभाषा देखा, उसके तहत हमारे पास ऐसे कौन कौन से पॉइंट्स जो मुख्य बिंदु हैं वो हमें देखने होंगे। तो इसके डेफिनेशन के हिसाब से अगर देखा जाए तो हम अभी तक सहकारिता को क्या समझ पाए कि सहकारिता क्या है, व्यक्तियों का क्या है, एक संगठन है। सहकारिता क्या है, एक स्वशासी संगठन है, मतलब उसमें किसी शासन का हस्तक्षेप नहीं है, अपने आप में एक स्वशासी संगठन है। दूसरा, इसमें ऐच्छिक रूप से, मतलब स्वैच्छिक रूप से, ऐच्छिक नहीं स्वैच्छिक रूप से, मतलब अपने मन से यहाँ पर व्यक्ति क्या होते हैं, शामिल होते हैं, सहकारिता का निर्माण करते हैं। इसके अंतर्गत जो भी सदस्य हैं वो कभी भी शामिल हो सकते हैं, कभी भी इस सदस्यता को छोड़ सकते हैं। ये स्वैच्छिक है, इसमें किसी का कोई दबाव नहीं होता। इसके अलावा सहकारिता के आधार पर गठित संस्था के सदस्य अपने समान आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक उद्देश्य की पूर्ति करने के लिए क्या करते हैं, मिलजुल कर कार्य करते हैं। अब ये सहकारिता को एक छोटी सी उदाहरण के तौर पे आप समझ सकते हैं दोस्तों। जैसे दुग्ध उत्पादन करने वाली अगर कोई सहकारी समिति बनती है 10 लोगों का, तो 10 लोगों में से सभी लोग एक छोटी सी अंश पूंजी यहाँ पर लगाएंगे। जैसे 1000 रुपए लगा रहे हैं 10 लोग, तो कहीं ना कहीं ये कितना पैसा हो जाएगा, 10,000 हो जाएगा। 10,000 रुपए से जो है ये क्या कर सकते हैं, पशु के लिए चारा लेके आ सकते हैं, पशुओं की देखरेख की व्यवस्था में जितने खर्च होते हैं वो सारे करेंगे, और फिर यहाँ से जो प्रोडक्शन होगा, जो दूध का व्यापार होगा, उसको जो कि क्या है वो खरीदी बिक्री करेंगे, उसको बेचेंगे, उसके प्रोडक्ट बनाएंगे, उसको अलग अलग। तो सभी का एक कर्तव्य होता है समूह में कि सभी मिलजुल कर कार्य करेंगे, सब अपने अपने हिसाब से बांटे गए कार्य को पूरा करेंगे और उस समूह को अच्छे लेवल पे पहुंचाने का
उद्देश्य रखेंगे। ठीक है, तो ये चीजें सहकारिता के समूह में आपको देखने को मिलता है। पांचवी बात, सहकारिता संस्था जो है वो संयुक्त स्वामित्व वाली एक ऐसी संस्था है जिस पर सदस्यों का प्रजातांत्रिक रूप से भी नियंत्रण होता है। ठीक है, प्रजातांत्रिक का मतलब यही समझना है भाई कि यहाँ पर कोई एक अकेला लीडर नहीं होगा। 10 व्यक्तियों का समूह है तो 10 व्यक्तियों में सभी समान रूप से हैं। एक व्यक्ति अगर अध्यक्ष बनाया गया है तो ऐसी बात नहीं है कि वो स्व निर्णय लेगा, अर्थात अपना ही निर्णय लेगा, ऐसा नहीं। वो एक अध्यक्ष जो है वो सभी के मनसा से, सभी से पूछ के जो है वो कार्य करेगा। तो ये कुछ बातें आपको यहाँ पर देखनी। अब सहकारिता का इतिहास जो ऑलरेडी मैंने बता रखा है, इस पे मैं फटाफट आपको कुछ बातें यहाँ पे नोट डाउन करवा दूं। यहाँ पे आप देखेंगे कि 19वीं शताब्दी के शुरुआत में, जैसे मैंने आपको बताया कि ग्रेट ब्रिटेन में एक आंदोलन रूप लिया था और इनके आंदोलनकर्ता के तौर पे रॉबर्ट ओवेन जैसे जो आर्थिक सामाजिक सुधारक थे, इन्होंने सहकारिता के विचार को ठोस शक्ल देने के लिए उन्होंने मुख्य भूमिका निभाई। तो कहीं ना कहीं श्रेय किसको जाएगा? जनक के तौर पे रॉबर्ट ओवेन जी को जनक के तौर पे माना जाता है। सहकारिता के ऐतिहासिक पृष्ठभूमि में इस बात को लिखी गई है। दूसरी बात यहाँ पर देखें, ये भारत में कोऑपरेटिव सोसाइटी शुरू करने का विचार सबसे पहले किनके पास आया? तो मद्रास प्रेसिडेंसी, जैसे मैंने बताया था, मद्रास सरकार जो है उसके एक अधिकारी थे, उनका नाम क्या था? फ्रेडरिक निकोलसन। ठीक है, तो फ्रेडरिक निकोलसन द्वारा 1985 में दिया गया था और इनके माध्यम से ग्रामीण ऋण ग्रस्तता, अर्थात ग्रामीण जो है ऋण लेते हैं, जो काफी साहूकार या जमींदार लोगों से अलग अलग तरीके से ऋण लेते हैं और कर्ज में डूब जाते हैं, उनकी जमीन डूब जाती है। ऐसे ऋण ग्रस्तता को दूर करने का जो मकसद था वो फ्रेडरिक निकोलसन ने लाया और 1985 में उन्होंने ये बात रखी थी। कुछ कारण से जो है उनके बातों को निरस्त कर दिया गया और ये जो है ऋण मुहैया कराए जाने का जो उद्देश्य था वो थोड़ा सा विराम लगते गया। उसके बाद फिर अलग अलग दबाव बनते गए, लोगों का दबाव बनते गया। इसके तहत अगर देखा जाए तो 1892 में 1892 में इनको जो है भूमि बैंक के तौर पे जो है एक प्रणाली शुरू की गई थी। तो ऐसी संभावनाएं भी यहाँ पर 1892 में देखा गया था। अब कुछ बातें यहाँ से और समझे। 1897 तक जाते जाते हम देखेंगे दोस्तों कि प्रस्तुत जितने ग्रामीण जो ऋण ग्रस्तता है, ऋण लेने की जो प्रवृत्ति है ग्रामीणों की, उस पर अंकुश लगाते हुए अच्छे ऋण की व्यवस्था करने के लिए क्या यहाँ पर सुविधाएं लाई गई? तो यहाँ पर भारत में सहकारी ऋण सोसाइटियों की शुरुआत की गई। इसमें जोरदार जो है कहीं ना कहीं लोगों का जो मंशा थी वो जागा कि कहीं ना कहीं ये आनी चाहिए, ऐसी जो सोसाइटियों का निर्माण होना चाहिए। हालांकि जर्मनी के जो है ग्रामीण बैंकों से प्रभावित होकर क्या है, विलियम वेडर बर्न और श्री जी एम रानाडे, ये दो व्यक्तियों का नाम भी याद रखेंगे, जो कि 1882 में बैंकों की स्थापना के लिए ब्रिटिश सरकार के समक्ष उन्होंने भी एक प्रस्ताव लाए थे। तो व्यक्तियों के तौर पे वेडर बर्न और श्री जी एम रानाडे, ठीक है, महादेव गोविंद रानाडे भी बोल सकते हैं, इनका फुल फॉर्म नाम उनका वही है। तो सहकारी समिति की मांग इनके द्वारा भी एक प्रस्ताव लाया गया था, ऐसा 1882 के दशक में देखा गया। तो इनका भी नाम याद रखेंगे। दूसरी बात यहाँ पे याद रखिए, लॉर्ड कर्जन जो कि एक वायसराय के तौर पे थे, उनके द्वारा एडवर्ड लॉ की अध्यक्षता में 1901 में एक समिति भी गठित की गई थी और इस समिति की सिफारिश क्या थी कि इनके माध्यम से 1904 में प्रथम कोऑपरेटिव सोसाइटी पारित किया गया। ये बात आपको याद रखना है। तो यहाँ पर आपको क्या ध्यान रखना है कि 1904 के आते आते प्रथम कोऑपरेटिव सोसाइटी पारित किया गया और वो किसके द्वारा लाया गया? तो 1901 में एक समिति गठित की गई थी, एडवर्ड लॉ उनकी अध्यक्षता कर रहे थे और उन्हीं के माध्यम से जो है प्रथम कोऑपरेटिव सोसाइटी एक पारित किया गया। तो आपको ये भी याद रखना है कि 1904 में प्रथम कोऑपरेटिव सोसाइटी एक पारित किया गया। यहां तक मेरी बातें समझ में आ रही होंगी दोस्तों। अब आगे बात करें, कुछ और भी छोटी मोटी बातें हैं, जैसे 1919 में प्रशासनिक सुधार अधिनियम भी लाया गया, रिफॉर्म एक्ट है ये 1919। इसके अंतर्गत जो है सहकारिता को एक प्रांतीय विषय भी बना दिया गया, मतलब राज्य के अधीन जो है एक राज्य विषय बनाया गया कि राज्य के अधीन इसको किया गया और सरकार में एक मंत्री को इसका क्या किया गया, प्रभारी भी नियुक्त किया गया। यह भी आपको याद रखना है।
तो इसी के अधीन जो है राज्य ने अपनी जरूरत के हिसाब से क्या किया, कोऑपरेटिव एक्ट भी पारित करते गए। कुछ बातें और यहाँ पे लिखी हुई है, जैसे आजादी के पश्चात मध्य प्रदेश की बात की जाए तो मध्य प्रदेश की विधानसभा ने मध्य प्रदेश सहकारी सोसाइटी अधिनियम 1960 पारित किया, जो कि 12 मई 1961 को राजपत्र में शामिल हुआ। ठीक है, और इसी की बात की जाए जब छत्तीसगढ़ में, तो याद रखिएगा 1 नवंबर 2000 को जब हमारा छत्तीसगढ़ राज्य बना तो 13 जून 2001 को विधियों का जो अनुकूलन आदेश होता है, ये एक प्रकार से क्या है, अध्यादेश जैसा आप बोल सकते हैं। इसी के अधीन जो है अडॉप्शन ऑफ द लॉ ऑर्डर पारित किया गया, और इसके तहत जो आपने देखा मध्य प्रदेश सहकारी सोसाइटी अधिनियम 1960, इसे जो है हमने एडॉप्ट किया और एक नए फॉर्म के तौर पे छत्तीसगढ़ सहकारी सोसाइटी अधिनियम बनकर तैयार हो गया, जो कि हमारे छत्तीसगढ़ पर आज भी लागू है। तो ओवरऑल कुछ बातें आपने देखा पिछले तरीके से। अब हम यहाँ पर यह भी बात देखें कि संवैधानिक तौर पे सहकारिता को कैसे शामिल किया गया। इसकी छोटी सी एक पृष्ठभूमि है, जिसमें आप देखेंगे मैंने बताया था ऑलरेडी कि 97 संविधान संशोधन अधिनियम जो कि 2011 में आया था, इस संविधान संशोधन में 3 प्रमुख बातें यहाँ पे लिखी गई। एक तो पहला कि अनुच्छेद 19 का जो है संशोधन किया गया, उसमें भाग 3 में आप देखेंगे अनुच्छेद 19(1)(c) के तहत संघ के पश्चात सहकारी समिति शब्द को जोड़ा गया। ठीक है, संघ के पश्चात जो है सहकारी जो समिति शब्द है, इसको काफी अच्छे तरीके से यहाँ स्थान दिया गया और अनुच्छेद 19 का संशोधन किया गया 19(1)(g) में। ठीक है, दूसरी बात यहाँ पर देखेंगे, नवीन अनुच्छेद जो है 43B मतलब ख, ये भी जोड़ा गया है। ये भाग 4 जो आप पढ़ते हैं, जिसमें अनुच्छेद 43B के तौर पे आप पढ़ते हैं, इसमें सहकारी समितियों का जो है उन्नयन भी देखने को मिलता है, प्रमोशन देखने को मिलता है। तीसरी बात आप यहां देखेंगे, संविधान में नवीन भाग 9B भी जोड़ा गया है। ये कहां जोड़ा गया है, तो अनुच्छेद 243ZH से लेकर यहां से लेकर अनुच्छेद 243ZT यहां तक लगभग देखेंगे तो टोटल 13 अनुच्छेद के साथ यहां पर जो है नवीन भाग 9(ख) के तहत जोड़ा गया है। तो कुछ बातें आप संवैधानिक तौर पे याद रखेंगे दोस्तों, कि संविधान में जब सहकारिता संबंधी जब प्रावधान की बात की जाएगी तो 3 बार जो है ये आपको देखने को मिलेगा 97 संविधान संशोधन अधिनियम 2011 के अधीन। ठीक है, तो संवैधानिक तौर पे सहकारिता को कैसे यहाँ पे लाया गया और ये सहकारिता जो है इसको एक संवैधानिक दर्जा प्राप्त हुआ, इसकी छोटी सी पृष्ठभूमि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं। अब कुछ बातें यहाँ पर देखिए दोस्तों कि सहकारी समिति 2 प्रकार की होती है। कैसे 2 प्रकार की होती है? ये सहकारी समिति 2 प्रकार से ऐसे आप समझ सकते हैं। सबसे पहले सहकारिता साख समिति कहा जाता है और दूसरे को कहा जाता है सहकारिता गैर साख समिति। इसका मतलब आप क्या समझेंगे? जैसे सहकारिता साख समिति के अंतर्गत हम उदाहरण के तौर पे कहें कि प्राथमिक कृषि साख समिति, जैसे इसमें 10 सदस्य हैं, तो ये 10 सदस्य जो हैं इसके तहत इनको ऋण लिया जा सकता है, इनको ऋण दिया जा सकता है। अर्थात साख का मतलब क्या हो जाएगा भैया? क्रेडिट। क्रेडिट का मतलब क्या? ऋण। तो सहकारी ऋण समिति जो है इसका मतलब क्या हुआ कि कहीं ना कहीं ये जो सहकारी साख समिति है इसके माध्यम से ऋण जो है वो प्रदान किया जाता है। ऋण के लिए ही इस समिति का गठन किया गया है। ये आसानी से लोगों को ऋण देती है, अर्थात समितियों को ऋण देती है सहकारी साख समिति। दूसरी जब हम बात करेंगे सहकारी गैर साख समिति, गैर का मतलब ये बिल्कुल भी ऋण देने का काम नहीं करती। ये सिर्फ और सिर्फ ऐसा एक साख समिति है जो किसी उद्देश्य के पूर्ति के लिए समितियों का संचालन करती है और ऐसी समितियां जो है किसी प्रकार से ऋण मुहैया नहीं करवाती है, सिर्फ अपनी उन्नति के लिए जो है कार्य करते हैं। इसमें जैसे आपके कुछ शक्कर कारखाने आ सकते हैं, कुछ ऐसे शक्कर कारखाने जिसमें बड़े बड़े जो किसान हैं वो अपने फसल को इधर उधर ना बेचकर जो है उस वहां पर लगाते हैं और साथ में उसका उत्पादन करते हैं, वहां से उसको प्रोडक्शन में लाते हैं और उसके बाद फिर उस समिति के द्वारा उसका संचालन किया जाता है, लेकिन वो किसी दूसरे को ऋण मुहैया नहीं कराते। ये आपको याद रखना है। तो यहाँ पर आपको अच्छे से ध्यान रखना है, साख का मतलब ऋण, क्रेडिट होता है। प्राथमिक कृषि साख समिति की बात की जाए तो यहाँ पर 18 वर्ष
का व्यक्ति इस प्राथमिक कृषि साख समिति का सदस्य हो सकता है। इसके लिए गांव का निवासी होना जरूरी है और भारत का निवासी तो ऑब्वियसली होना जरूरी है। ठीक है, तो भारत का निवासी तो होगा, जिस गांव से वो साख समिति बनेगी, जो प्राथमिक कृषि साख समिति बनती है, तो वहां गांव का निवासी होना चाहिए और साथ में वो 18 साल की आयु पूर्ण कर ली होगी, ये जरूरी है। तो यहाँ पर आपको आज आपने क्या समझा यहाँ पर कि सहकारी समिति जो है दो प्रकार की होती है। सहकारी साख समिति जिसमें प्राथमिक कृषि साख समिति होगा, और दूसरा सहकारी गैर साख समिति जिसमें दुग्ध व्यापार जैसे दुग्ध सहकारिता है या शक्कर सहकारिता है, जो ऋण दूसरे को नहीं देगी, ये अपने काम के लिए ऐसे सहकारी साख समिति बनी होती है। ठीक है, तो ओवरऑल साख समिति दो प्रकार से आपने देखा, सहकारी साख समिति और सहकारी गैर साख समिति। अब सहकारी बैंक की जब बात की जाए तो इसको त्रिस्तरीय संरचना के तौर पे हम यहाँ पर देखेंगे। तीन ऐसी क्या संरचना है, त्रिस्तरीय संरचना क्या है यहाँ पर? तो सबसे पहले आप संरचना के तौर पे निचले स्तर पे देखेंगे तो प्राथमिक सहकारी समितियां होती हैं। दूसरे लेवल पे देखेंगे तो जिला मध्य सहकारी बैंक कहा जाता है, और तीसरे उन्नयन क्षेत्र पे ऊपर लेवल पे आप देखेंगे तो शीर्ष बैंक होते हैं जिसे राज्य सहकारी बैंक कहा जाएगा। तो तीन तरीके से इसको डिवाइड किया गया। अब तीनों के अलग अलग तरीके हैं, समझिएगा इसको काफी ध्यान से। देखिए दोस्तों, प्राथमिक सहकारी समितियां के अधीन जितने भी सहकारी समितियां होगी, इन सभी सहकारी समितियों को ये प्राथमिक सहकारी समितियां क्या करती है, इनको ऋण देती हैं। इनको आगे कार्य करने के लिए, किसी छोटे छोटे व्यापार करने के लिए, लघु व्यापार करने के लिए प्राथमिक सहकारी समितियां क्या करती हैं, उनको ऋण उपलब्ध कराती है। ठीक है, अब ये ऋण कैसे उपलब्ध कराती है? तो ये क्या करती है, अपने पास जितना उनका जो अमाउंट है उसके तहत जो है वो प्राथमिक सहकारी समितियां इनको ऋण उपलब्ध कराएगी। लेकिन किसी कारणवश अगर इनके पास पैसे नहीं है ऋण उपलब्ध कराने के लिए, तो ये किसके सम्मुख होगा? तो जिला मध्यवर्ती सहकारी बैंक जो है इसके उत्तरदायी होगा। जिला सहकारी मध्यवर्ती बैंक जो है वो प्राथमिक सहकारिता समिति को क्या करेंगी, उनको सपोर्ट करेंगे, उनको ऋण उपलब्ध कराएगी, ताकि जो है वो ग्राहकों को आसानी से ऋण उपलब्ध करा सके। इसके ऊपर में कौन बैठा हुआ है? शीर्ष बैंक बैठा हुआ है। शीर्ष का मतलब ही अपेक्ष होता है, अपेक्ष का मतलब ही शीर्ष होता है, इसीलिए अपेक्ष बैंक की जो श्रेणी होगी वो सबसे ऊपर में होगी। तो शीर्ष बैंक जो है वो राज्य सहकारी बैंक होते हैं, और ये जो है क्या करती है, ऋण उपलब्ध कराती है जिला मध्यवर्ती सहकारी बैंक को। जिला मध्य सहकारी बैंक जो है वो प्राथमिक सहकारी समितियों को जो है ऋण उपलब्ध कराती है, और ये प्राथमिक सहकारी समितियां जो है वो ग्राहकों को ऋण उपलब्ध कराती है। तो ये एक छोटा सा स्ट्रक्चर मॉडल है जिसको आपको समझना है कि सहकारी बैंकिंग जो त्रिस्तरीय संरचना है वो कैसे कार्य करती है। अब कैसे लोन देती है, किस प्रकार के लोन जो है वो मुहैया करवाती है, यहाँ पर आपको अलग अलग देखने को मिलेगा। तो जो प्राथमिक सहकारी समितियां होती है दोस्तों, वो दो प्रकार का ऋण उपलब्ध कराती है। एक तो पहला आप देख पा रहे हैं कि अल्पकालीन ऋण जो है वो आसानी से प्राथमिक सहकारी समितियां ग्राहकों को ऋण उपलब्ध करा देती है। दूसरा जो है वो मध्यकालीन ऋण है, जो कि प्राथमिक सहकारी समितियों द्वारा भी दिया जा सकता है। लेकिन जब आपको ये पूछा जाए कि क्या दीर्घकालीन लोन जो है वो प्राथमिक समितियों के द्वारा दिया जा सकता है, तो बिल्कुल नहीं। आप बिल्कुल याद रखिएगा कि प्राथमिक सहकारी समितियां जो है वो दीर्घकालीन लोन नहीं दे सकती, ऋण नहीं दे सकती। जिला सहकारी जो जिला मध्यवर्ती सहकारी बैंक है वो तीनों तरह के लोन उपलब्ध कराती है, लेकिन मध्यवर्ती जो लोन होती है, ऋण की व्यवस्था होती है, वो उसको थोड़ा सा नेग्लेक्ट करता है। वो प्राथमिक तौर पे जो अल्पकालीन है या दीर्घकालीन है, ऐसे लोन जो है वो मध्यवर्ती सहकारी बैंक देने के लिए तैयार हो जाता है। तीसरे शीर्ष लेवल की जब बैंक की बात हो तो यहाँ पर किसी भी व्यक्ति को, किसी भी ग्राहक को तीनों तरह की ऋण उपलब्ध हो जाती है। अर्थात शीर्ष बैंक जो अपेक्ष बैंक होती है, जो राज्य सहकारी बैंक होती है, वो अल्पकालीन ऋण, मध्यकालीन ऋण और दीर्घकालीन तीनों प्रकार के लोन जो है वो उपलब्ध करा सकती है। ये भी बात आपको याद रखना है। एक बहुत स्पेशल और अच्छी बात आपको यहाँ पे याद रखना है कि जितने भी अपेक्ष बैंक या शीर्ष बैंक होते हैं, राज्य सहकारी बैंक होते हैं या जिला मध्यवर्ती सहकारी बैंक होते हैं, जिसको हम केंद्रीय बैंक भी कहेंगे, ये दोनों बैंकों का जो संचालन होता है और किसके द्वारा ये आया है, तो इसको आप याद रखिएगा,
बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट के माध्यम से इन बैंकों की स्थापना की जाती है और इसका संचालन होता है, जो कि बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 के अधीन ये कार्य करते हैं। तो याद रखिएगा दोस्तों, राज्य सहकारी बैंक की बात हो या केंद्रीय बैंक, जिसको हम मध्यवर्ती सहकारी बैंक भी कहेंगे, मध्यवर्ती का मतलब आप अच्छे से समझ गए होंगे कि ये मध्यस्थता का काम करता है दोनों के बीच में, शीर्ष बैंक और प्राथमिक सहकारिता समितियों के बीच में ये मध्यस्थता का काम करता है। ऐसे बैंक को मध्यवर्ती सहकारी बैंक कहेंगे। बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 के माध्यम से वो जो है ये कार्य करते हैं और उनके माध्यम से ये बैंकों की स्थापना हुई है। अब कुछ बातें यहाँ पे और समझे। यहाँ पे सहकारी संस्था की अगर बात की जाए, सरकारी संस्था की बात की जाए, गवर्नमेंट संस्था की बात की जाए, तो शीर्ष जितने भी बैंक हैं जो कि अपेक्स बैंक कहलाते हैं, जो राज्य सहकारी बैंक कहलाते हैं, ये आपके सरकारी संस्था है। जिला मध्यवर्ती जितने भी केंद्रीय बैंक है, ये भी आपकी सरकारी संस्था है। और ये दोनों सरकारी संस्था जो है वो किसके सम्मुख कार्य करेगा, मतलब किसके नीचे काम करेगा, तो ये है भैया नाबार्ड। नाबार्ड जो कि एक बहुत बड़ी संस्था है, ग्रामीण क्षेत्र में ऋण उपलब्ध कराने के लिए या किसी भी प्रकार के संचालन के लिए नाबार्ड उत्तरदायी होता है। नाबार्ड के अधीन जो है वो राज्य सहकारी बैंक और मध्यवर्ती सहकारी या जितने भी केंद्रीय बैंक है वो कार्य करता है। और इन दोनों बैंक के नीचे आप देखेंगे हमारी प्राथमिक सहकारी समितियां हैं, जो अलग अलग छोटे छोटे ग्राहकों को अलग अलग ऋण उपलब्ध कराती है, जो कि ग्रामीण स्तर पे, गांव स्तर पे ऋण उपलब्ध कराती है। आपको ये भी पता होना चाहिए कि प्राथमिक सहकारी समितियां पंजीयन 1960 के अधीन ही पंजीकृत होती हैं, ये आपको याद रखना है। ठीक है, 1960 के अधीन ही इसका पंजीयन होता है। जितने भी आपके स्व सहायता समूह या छोटे मोटे जितने अलग अलग स्व सहायता समूह नहीं कहेंगे, सहकारी समितियां कहेंगे, उसका जो है पंजीयन किसके माध्यम से होगा, 1960 के अधीन ही होगा। अब छोटी सी बात देखें, अगर आप किसी प्रकार से अगर प्राथमिक समितियों की जब बात हो जाती है तो मिनिमम वहां पर 10 सदस्यों की बात की जाती है। इसमें अगर कोई नया व्यक्ति क्या शामिल हो सकता है, नहीं हो सकता, तो भैया नया व्यक्ति शामिल हो सकता है, बट जो सदस्यता शुल्क है वो तो उसको देना ही रहेगा और छोटी सी जो अंश पूंजी है वो भी लगाएंगे, तब कहीं जाके वो जो है व्यक्ति वो है नया व्यक्ति के तौर पे उस समिति का सदस्य बन सकता है। एक और अच्छी बात आपको बताना चाहूंगा दोस्तों, कि पुनर्वित्त के माध्यम से ही जो है संस्था नाबार्ड किसी प्रकार से लोन उपलब्ध कराती है और शीर्ष बैंक और जिला मध्यवर्ती बैंकों का संचालन करती है। तो पुनर्वित्त के माध्यम से जो है नाबार्ड जो है वो ऋण देने के लिए या संचालन करने के लिए जो है वो उत्तरदायी होता है। तो ये भी बात आप याद रखेंगे। और बैंकों में जो है एक लोक निधि याद रखिएगा, जैसे हम पैसा जमा करते हैं तो बैंकों के पास वो पैसा कैसे रहता है, इकट्ठा रहता है। तो वो पैसा वो क्या करेंगे, सपोज हमने 10 साल के लिए एफडी किया, तो 10 साल के लिए हमने एफडी किया तो हमें तो परसेंट मिल रहा है, जो भी उन्होंने परसेंट फिक्स किया वो हमें मिलेगा। बट वो परसेंट मिलेगा तो बैंक को ऐसा कहां से वो प्रॉफिट होता है, कहां से वो फायदा होता है कि वो आपको वो 10% का या जो भी परसेंट उन्होंने बोला वो फायदा होगा। तो भाई बैंकों को फायदा कहां से होगा कि बैंक ऑलरेडी हमारा पैसा लेके दूसरों को कर्ज देती है, तो वो किसके अधीन देगा, तो लोक निधि के तहत जो है बैंकों को यह अधिकार प्राप्त होता है कि वो आपके पैसे को एक सही जगह इन्वेस्ट करे, अर्थात किसी को ऋण में दे और उसके अवेजी में जो ब्याज की कमाई होगी, जो रेट ऑफ इंटरेस्ट आएगा, उसी रेट ऑफ इंटरेस्ट से जो है वो आपको जो उन्होंने भरोसा दिया है, आपको जो उन्होंने कहा है कि हम इतना रेट ऑफ इंटरेस्ट देंगे, वो पैसा आपको कहीं ना कहीं वो लौटाता है आपके मूल पैसे के साथ में। तो ओवरऑल ऐसी कुछ बैंकिंग स्ट्रक्चर जो है हम त्रिस्तरीय संरचना में देखेंगे और भी बहुत सारी अलग अलग बातें हैं जिसको हम स्टेप बाय स्टेप देखेंगे दोस्तों। तो फाइनली ऋण देने की जब बात आती है तो ऋण कैसे दिया जाता है, इसकी पात्रता क्या क्या है, इसको मैं फटाफट आपको बताऊंगा। ये ऑलरेडी आपको नोट्स उपलब्ध करा दी जाएगी। तो सहकारी समिति में सदस्यों को 3 तरीके से ऋण की पात्रता होती है दोस्तों। पहला देखेंगे अल्पकालीन ऋण किसको कहा जाएगा, तो अल्पकालीन ऋण में 12 से 15 माह तक की होती है। इस 12 से 15 माह तक अल्पकाल में कृषि के लिए अच्छे बीज, उर्वरक, सिंचाई करने के लिए, पौधों के संरक्षण करने के लिए, ऐसी सभी व्यवस्था के लिए फसल प्रणाली के आधार पर इस ऋण को दिया जाता है। इसमें अधिकतर ऋण जो है वो किसानों के माध्यम से लिया जाता है। ठीक है, आपको पता ही होगा कि इसके अभी चुनावी समय में जो है हमारी भूपेश सरकार ने जो है ये ऋण जो है वो कहीं ना कहीं ऋण मुक्त किया था।
है ना, जो ऋण लिए हुए थे उनके लोन माफ किए गए थे, तो ऐसी भी कुछ बातें वहां पर देखने को मिला था। तो ऐसे ही अल्पकालीन ऋणों में जो है काफी लोगों को ये फायदा मिला था। दूसरा, मध्यकालीन ऋण की जब बात हो गई तो जितने सहकारी साख समितियां हैं इनके माध्यम से मध्यकालीन ऋण 3 से 7 वर्ष तक के अधिकतम अवधि के लिए दिया जा सकता है। इसमें क्या होता है भाई, तो आपको अगर जोताई करने के लिए, माल ढोने के लिए, धान को एक जगह से दूसरे जगह या फसल को एक जगह से दूसरे जगह ले जाने के लिए बैलों की अगर आवश्यकता है ना, अगर आप दूध का व्यापार कर रहे हैं तो दुधारू पशु क्रय करने के लिए, तार फेंसिंग करने के लिए कृषि उपकरण है, जैसे आपका थ्रेशर है, विद्युत पंप है, डीजल पंप है, कुआं है, निर्माण है, या किसी प्रकार से अन्य चीजों का संधारण करने के लिए, मरम्मत करने के लिए जो है ऐसे ऋण उपलब्ध आपको हो जाते हैं। इसके अलावा अगर बात की जाए तो तीसरे नंबर पे आपका दीर्घकालीन ऋण की बात करते हैं। और ये दीर्घकालीन ऋण कौन प्रदान करता है, तो भैया आपका शीर्ष बैंक करता है, जो कि अपेक्स बैंक है, ये याद रखना है आपको। और मध्यस्थ बैंक आपका करेगा, आपको प्राथमिक जो सहकारी समिति है वो नहीं करेगा। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, शीर्ष बैंक और मध्य बैंक जो है वो आपके त्रिस्तरीय जो मॉडल हमने देखा, यहाँ पर दो ही जो लेवल पे जो गवर्नमेंट जो ऑथराइज्ड जो बैंक है वो दीर्घकालीन लोन देती है। तो ये लोन जो है जनरेटर, पावर थ्रेशर, रीपर, ट्रैम्पर, ट्रैक्टर है, पंप है, फुहारा है जिसको स्प्रिंकलर कहते हैं, छिड़काव सिंचाई जो सामग्री होती है जिसमें ड्रिप इरिगेशन वगैरह है, इसके जितने भी इक्विपमेंट संबंधी जो बातें हैं यहाँ पर दीर्घकालीन ऋण के अंतर्गत आते हैं, जो कि अधिकतम 7 वर्ष के लिए दिया जा सकता है दोस्तों। ठीक है, अब प्राथमिक कृषि ऋण की समितियों के बारे में भी थोड़ी सी चर्चा हो जाए। तो प्राथमिक कृषि ऋण समितियां ऐसी सहकारी ऋण संस्थाएं हैं जो ग्रामीण क्षेत्रों में जमीनी स्तर पे जुड़ी हुई हैं। इनका सीधा सा संपर्क कहां तक होता है, तो व्यक्तियों और ग्राहकों से जुड़ा होता है। तो प्राथमिक ऋण जो कृषि ऋण है, ऐसी समितियां किससे डायरेक्ट जुड़ी होती हैं, उन ग्राहकों से जुड़ी होती हैं जो इसके लिए मतलब कहना चाहिए उनको, जिनको जरूरत होती है, ऐसे व्यक्ति और ऐसे ग्राहक डायरेक्ट उनसे जुड़े होते हैं, डायरेक्ट वो सीधा सा संपर्क में रहते हैं। दूसरी बात, छोटे छोटे जितने भी गांव हैं, खेतीहार मजदूर हैं, जो छोटे सीमांत या लघु कृषक हैं, गृहस्थों की जो पहुंच है ऐसे प्राथमिक कृषि ऋण समितियों तक ही सीमित होती है। इसलिए इन समितियों का जो सदस्यता है अधिकांशतः क्या होता है, कमजोर वर्ग से ही बना होता है। ठीक है, कमजोर वर्ग मतलब जो ज्यादा बड़े किसान नहीं है, छोटे छोटे जितने किसान हैं, ऐसे ही लोगों का जो है एक समूह आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। ये है प्राथमिक कृषि ऋण समितियां। तीसरी बात यहाँ पर देखिए, ये समितियां छोटे छोटे कर्ज देती है, जरूरत के हिसाब से छोटे छोटे वहां पे आपको कर्ज मिल जाते हैं। सार्वजनिक खाद्यान्न वितरण प्रणाली, अर्थात जो आपके राशन वगैरह से जुड़ी हुई है, और अन्य आवश्यक जो सामग्री की पूर्ति होती है, ये सभी भी ये योगदान भी करते हैं। यह समिति अल्पकालीन और मध्यकालीन दोनों ऋण उपलब्ध कराती है, जैसा कि मैंने आपको ऑलरेडी यहाँ पर बताया था दोस्तों। दूसरी बात हमने देखा, जो केंद्रीय बैंक है, जिसमें जिला मध्यवर्ती सहकारी बैंक भी कहेंगे इसे, इसमें मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि जिला मध्यवर्ती सहकारी बैंक जो है वो प्राथमिक समितियों की वित्तीय आवश्यकताओं को तो पूरा करता ही है। दूसरा, राज्य सहकारी बैंक और प्राथमिक सहकारी समितियों के बीच ये क्या करता है, मध्यस्थता का कार्य करता है, माध्यम का कार्य करता है। तीसरी बात, कृषि ऋण समितियों को उत्पादन, विपणन और आपूर्ति प्रयोजनों के ऋण मुहैया कराने का भी ये कार्य करता है। चौथी बात, जिले में सहकारी गतिविधियों में सुदृढ़ता प्रदान करना और अपने अधिकार क्षेत्र में मार्गदर्शक सत्ता के तौर पे कार्य करना इसका प्रमुख उद्देश्य है, जो कि हमने अभी ऑलरेडी देखा। अब तीसरी बात कर ली जाए भैया, राज्य सहकारी बैंक, अपेक्स बैंक, शीर्ष बैंक, जिसके बारे में हम यहाँ पर बात करेंगे। तो ये बैंक क्या होता है, राज्य में सहकारिता का क्या होगा, सबसे बड़ा लीडर होगा, अर्थात सबसे अपेक्स लेवल पे, शीर्ष लेवल पे ये है। तो राज्य सहकारी बैंक जिला मध्यवर्ती सहकारी बैंकों को क्या करता है, ऋण उपलब्ध कराता है, वित्तीय सहायता देता है। ठीक है, तो शीर्ष पे कौन बैठा हुआ है, राज्य सहकारी बैंक, उसके नीचे कौन बैठा हुआ है, मध्यस्थ वाले जो आपके केंद्रीय बैंक है, और उसके नीचे कौन है, जितने भी आपके प्राथमिक कृषि ऋण समितियां। ठीक है, तो ये तीनों लेवल आपको याद रखने हैं। और आज जैसा कि ये क्लास आप लोगों को बहरहाल ठीक लगा होगा और अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक शेयर कीजिएगा। कोशिश मेरी थी कि एक शुरुआत हो, और चूंकि आज लाइव क्लास होना था दोस्तों, बट लाइव क्लास हम नहीं कर पाए, कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम थे,
तो लाइव क्लास में और भी अच्छे से हम कन्वर्सेशन करेंगे और अच्छी क्लास लेके आएंगे। बहरहाल फटाफट लाइक शेयर कर देना, और चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हो तो फटाफट ये चैनल सब्सक्राइब कर लो यार। बहुत बच्चे जो हैं वो वीडियो देखते हैं बट किसी प्रकार से चैनल को सब्सक्राइब ही नहीं करते। तो हमारी क्लास जब भी आपको यहाँ पर ऑफलाइन ऑनलाइन डाली जाएगी या लाइव क्लास होगा तो आपको नोटिफिकेशन बिल्कुल नहीं आएगा। तो ध्यान रखना, फटाफट सब्सक्राइब करना है और जो घंटी दिख रही है उसको फटाफट बेल आइकन को यहाँ पर टिक करके रख दो, तब हम जल्दी से जल्दी आपके लिए और भी यहाँ पे अच्छे वीडियो लेकर आ पाएंगे। थोड़ा सा मोटिवेट कीजिए ताकि हम आपके लिए ज्यादा से ज्यादा अच्छे काम कर पाए। बहरहाल आज के लिए बस इतना ही दोस्तों, और बिग डिस्काउंट ऑफर चल रहा है। हम चाहते हैं कि गणेश चतुर्थी तक ज्यादा से ज्यादा बच्चे और जुड़ जाएं, ताकि जो डिस्काउंट ऑफर है जो 10% दी जा रही है वो हम और भी अच्छे से यहाँ पे आपको दे पाए। और किसी प्रकार की और भी सुविधा की जरूरत हो तो डेफिनेटली आप कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स कर दीजिएगा। बहरहाल जाते जाते आप लाइक शेयर तो करना ही है, बेल आइकॉन हिट करके रखिए, चैनल सब्सक्राइब कीजिए। चैनल सब्सक्राइब करना बहुत जरूरी है दोस्तों, प्लीज रिक्वेस्ट है आप चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू।